जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनसे आतंकी डॉक्टरों से कनेक्शन को लेकर पूछताछ हो रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर और कितने टेरर लिंक हो सकते हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एटीएस भी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। यानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इन एक्शन की एक एक डिटेल आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल की जड़ें जम्मू कश्मीर में गहरी घुसी हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस उन जड़ों को अब खोद खोद के निकाल रही है। इस टेरर मॉड्यूल की जड़ में एक ऐसा व्यक्ति है जो अब जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। यह वो व्यक्ति है जिसके बारे में सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसी ने उमर से लेकर मुजम्मिल तक के कई डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया। यह शख्स साउथ कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है और इसका नाम मौलवी इरफान अहमद है। इस इलाके के लोग इमाम इरफान के नाम से इसे जानते हैं। आरोप है कि इसका कनेक्शन आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से है। पुलिस ने इसके पास से भी 5 फोन बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि मौलवी इरफान अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता था। सूत्रों ने बताया है कि मौलवी इरफान श्रीनगर के नौगाम की एक मस्जिद में मौलवी है। वो यहां प्रार्थना सत्रों का आयोजन करता था। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मौलवी इरफान अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता था और वो धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से संपर्क बढ़ाने लगता था। आरोप है कि मौलवी इरफान मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले स्टाफ और डॉक्टर से बातें करके उनकी मानसिकता समझता था और उस हिसाब से उन्हें कट्टर बनाने की कोशिश में लग जाता था। आरोप के मुताबिक मौलवी इरफान ही व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहा था, क्योंकि भाई सबसे बड़ा काम तो है ब्रेन वॉश करना। अब पढ़े लिखे लोग उनको आतंकी बनाने का काम कर रहा था। ये इतना शातिर था कि अब तक पकड़ा नहीं गया था, लेकिन एक गलती ने इसके पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जैश के समर्थन में जो पोस्टर लगे थे, इस सिलसिले में पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा था। उनसे पूछताछ में मौलवी इरफान और पूरे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ। जिस पोस्टर की वजह से पूरा कांड खुल गया, वो आतंकी संगठन जैश का पोस्टर था। इस पोस्टर में श्रीनगर के नौशेरा इलाके के लोगों को धमकी दी गई थी कि वो भारतीय एजेंसीज का साथ न दे, नहीं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक फैले इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियों ने एक तरह की जंग छेड़ दी है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में तगड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है भाई। कुलगाम की आप तस्वीरें देखिए। अकेले कुलगाम में 200 जगह पे छापेमारी हुई है। 500 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं और खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। दिल्ली को दहलाने की जो साजिश की गई थी, उसका खुलासा तो जांच एजेंसियों ने कर दिया। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं थी, बड़ी प्लानिंग थी इनकी। भारत को ऐसा जख्म देने की प्लानिंग जो अगर सुरक्षा एजेंसीज ने न रोका होता, भाई साहब, देश में ऐसा आतंकी हमला न हुआ होता जो ये लोग प्लान किए बैठे थे। उसके बारे में अभी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन अभी भी चुनौतियां जो बची हैं, पहले उनके बारे में सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट में 2 गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी कहा जा रहा है। एक कार i20 में तो विस्फोट हुआ, दूसरी लाल रंग की कार इकोस्पोर्ट है। लाल रंग की इकोस्पोर्ट का क्या राज है? 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी तलाश पूरी शिद्दत से की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा था वो नहीं मिला है। 300 किलो अभी पकड़ा जाना बाकी है। लाल रंग की कार इकोस्पोर्ट, जिसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन सामने आने की बातें हैं, वो कहा जा रहा है कि पुलिस ने बरामद कर ली है। ये वो लाल कार है। लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार धमाके वाली कार के साथ ही दिल्ली आई थी कहा जा रहा है। फरीदाबाद में एक्शन के बाद उमर और उसके साथी 2 गाड़ियों से दिल्ली आए थे। एक कार थी i20 जिसको उमर खुद चला रहा था, दूसरी कार थी लाल रंग की इकोस्पोर्ट जिसकी तलाश की जा रही थी। यह लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि यह कार भी उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK0458 है। कार का मालिक उमर उन नबी है। कार का फास्टैग भी उमर के नाम पर ही है। अब यह कार पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसके बाद दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 300 किलो आरडीएक्स की तलाश कब पूरी होगी? जिस रेड इकोस्पोर्ट की तलाश पुलिस को थी वो हरियाणा से मिली। लाल इकोस्पोर्ट कार फरीदाबाद से मिली है, जहां के खंडावली गांव में यह कार खड़ी मिली। जिस फार्म हाउस में यह कार मिली वो उमर के दोस्त का बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यह वही लाल इकोस्पोर्ट कार है जिसकी पुलिस को तलाश थी। कार उमर के दोस्त के फार्म हाउस से मिली और क्या क्या जानकारी मिली उस पर पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
खंदावली गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गांव इसलिए चर्चा में आ गया कि लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी की जो छानबीन की जा रही थी, वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी यहीं मिली है। एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम अब इस गाड़ी की जांच पड़ताल कर रही है। उमर के नाम पर ही ये गाड़ी बताई जा रही है। उमर से पहले देवेंद्र नाम के ओनर के पास ये थी। देवेंद्र इसका फर्स्ट ओनर था। उसके बाद में उमर ने इस गाड़ी को देवेंद्र से खरीदा था। दोनों नाम पे शक गया पुलिस को, क्योंकि i20 गाड़ी को बेचने में एक ओनर का नाम देवेंद्र पहले से ही था। उमर और देवेंद्र के नाम के बाद इस गाड़ी की सर्च की गई। अब जाकर यह गाड़ी हरियाणा पुलिस को मिली है। देखिए, लाल इको स्पोर्ट कार भले मिल गई हो, लेकिन अभी भी ढेर सारा अमोनियम नाइट्रेट मिलना बाकी है, कहा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, लेकिन यह अमोनियम नाइट्रेट की पूरी खेप नहीं थी। अभी भी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में करीब 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, और जब तक 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट पूरी तरह नहीं मिल जाता, खतरा बरकरार रहेगा। इसलिए आप लोग भी जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सचेत रहें। आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखे तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आप देखिए, अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी अभी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे बांग्लादेश के रास्ते भारत लाया गया था। बांग्लादेश से नेपाल होते हुए भारत लाने की भी खबर है। एक फर्टिलाइजर कंपनी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया था, कहा जा रहा है। हमने कल ही आपको बताया था कि अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक और घातक हो सकता है, और जितना अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, उससे काफी बड़े इलाके में तबाही मचाई जा सकती है। अब 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्या कर सकता है, आप देख रहे हैं। अभी 300 किलो पकड़ा जाना बाकी है, और इसीलिए इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन पाठशाला में अब इस पूरी तफ्तीश का दूसरा चैप्टर खोल रहा हूं, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि राम मंदिर पर हमले की प्लानिंग, बाबरी का बदला, आतंकियों की वो प्लानिंग जिसे सुनकर हिल जाएंगे। हिंदू त्योहार, हिंदू मंदिर, आतंकियों के खौफनाक प्लान में और क्या क्या टारगेट पर था, अब इसका जो खुलासा हुआ है वो आपके लिए अब उसका चैप्टर खोलता हूं। दिल्ली धमाके में आज भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है। जांच एजेंसियां अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ती चली जा रही, जिसमें नए नए चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक देश को दहलाने की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही है। डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के मॉल और बड़े अस्पताल तो थे ही, दिल्ली के बाद अयोध्या और काशी को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों ने बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए टाइम भी सेट कर लिया था, कहा जा रहा है। पूरी प्लानिंग कर ली थी भाई इन लोगों ने, और उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इससे पहले आतंकियों ने हिंदू त्योहारों पर भी धमाके की साजिश रची थी। 26 जनवरी के लिए भी प्लान बनाया था, लेकिन वो भी फेल हो गए। आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी, 2 साल तक आतंकी क्या प्लानिंग कर रहे थे और उसका प्लान लगातार क्यों फेल होता जा रहा था, क्या क्या और बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद देश भर में हाई अलर्ट है, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की साजिश 1-2 दिन में नहीं रची, बल्कि इसकी प्लानिंग कई सालों से की जा रही थी, कहा जा रहा है। आतंकी डॉक्टर अदील और मुजम्मिल के साथ गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन ने पुलिस के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। डॉक्टर शाहीन ने पुलिस को बताया कि आतंकी पिछले 2 साल से देश में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। शाहीन और उसके सहयोगी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे, जो जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से संपर्क में था। आतंकी उमर, अदील और मुजम्मिल 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक जमा कर रहे थे। सोचिए बॉस, 2 साल से। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के 2 ठिकानों से पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। इनका मकसद जैश ए मोहम्मद के निर्देश पर देश भर में बड़े पैमाने पर धमाके करने का था। दिल्ली धमाके के बाद हो रही इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हो रहे हैं, वो और चौंकाते चले जा रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। खास तौर पर आतंकियों ने अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट किया हुआ था। गिरफ्तार हुई आतंकी शाहीन ने तो अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों की हिटलिस्ट में दिल्ली के अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाके भी थे। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों का प्लान दिवाली के दिन धमाके करने का भी था।
यानी हिंदू मंदिर और हिंदू त्योहार ये इनके निशाने पर थे। जैसे वहां पहलगाम में हिंदू जो सैलानी थे उनको टारगेट किया गया। आतंकियों के खुलासे के बाद अयोध्या से लेकर वाराणसी तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्पेशल कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। दशाश्वमेध घाट समेत प्रमुख घाटों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वाराणसी में सुरक्षा को लेकर क्या माहौल है, पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर बाबरी मस्जिद को लेकर ये लोग क्या सोच रहे थे वो बताता हूं। काशी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर बल्कि वाराणसी के जो प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट है और तमाम जो घाट है वहां पर इस वक्त चौकसी बढ़ती जा रही है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और यहाँ पर किस तरीके से चौकसी बढ़ाई गई है, अलर्टनेस बढ़ाया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त घाटों पर मौजूद हैं। और आप देखिए कि ड्रोन के जरिए पूरे घाट की जगह जगह निगाहबानी की जा रही है ताकि अगर कुछ भी संदिग्ध वस्तु दिखे या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसको तत्काल रोका जा सके। और फिलहाल देखिए न सिर्फ दोपहर में बल्कि सुबह शाम जब आरती होती है तो उस दौरान भी कुछ इसी तरीके की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त नजर आ रही है।